तो खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद जल्द ही ये कानून का रूप ले लेगा। इस कानून का सबसे ज़्यादा असर झारखंड पर पड़ने वाला है। राजस्व में कमी के साथ ही सरकार की मैया सम्मान जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं भी अटक सकती है। झारखंड को मिले इस बड़े आर्थिक झटके पर आज टू द पॉइंट में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। नए कानून के तहत राज्य सरकारें अब खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर कोई अतिरिक्त टैक्स या सेस नहीं वसूल सकेंगी। विपक्ष के हंगामे के बीच पास हुए इस बिल से झारखंड को हजारों करोड़ों रुपए के राजस्व का सीधा नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मिलने वाले 1,30,000 करोड़ की रकम भी अब डूबने की नौबत आ गई। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा और राज्यसभा ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पास कर दिया है। लोकसभा में बुधवार को ये बिल बगैर किसी चर्चा के 10 मिनट से कम वक्त में ही पारित हो गया। गुरुवार को बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी और गजट में प्रकाशन के बाद ये कानून पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा। बिल राज्यों के अधिकार को छीनने का बिल है। राज्य के बिजली पे आप कब्जा चाहते हैं, राज्य के पानी पे आप कब्जा चाहते हैं, राज्य के मिनरल्स पे आप कब्जा चाहते हैं, राज्य के माइंस पे आप कब्जा चाहते हैं, आप क्या पूरे देश के खनिज पदार्थों के ऊपर कब्जा चाहते हैं। ये आपसे सवाल मैं करना चाहता हूं। मान्यवर, ये बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है और मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं। ये 7 जजों की बेंच का फैसला है। 2024 में फैसला आया था। इसमें लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट्स हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स एंड मिनरल बियरिंग लैंड। और आप जो बिल लेके आए हैं, इस बिल में आप लिख रहे हैं, नो टैक्स, नो सेस और सच अदर लेवी whatever name called shall imposed by the state government। राज्य सरकारों के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करने की हिम्मत आप कैसे कर सकते हैं। ये काला कानून है। ये राज्य सरकारों के आर्थिक शक्ति को छीनने का कानून है। माने देश में अब खान और खनिज पर राज्य सरकारें टैक्स, सेस या किसी तरह का अन्य शुल्क नहीं लगा सकती। इतना ही नहीं, खनिज संपदा युक्त भूमि का रेगुलेशन भी अब केंद्र सरकार के अधीन आ गया है। नए कानून में अतीत के सारे बकाए अवैध घोषित कर दिए गए हैं। ये कानून कहता है, इस कानून के लागू होने से पहले कोई भी कर या शुल्क जिसकी राज्य अब तक वसूली नहीं कर पाया है, अब पूरी तरह से अवैध माने जाएंगे। यानी इस कानून के बनने के साथ ही 1,30,000 करोड़ का झारखंड का दावा अब शून्य रह गया है। खास बात यह है कि कोई कानून जब लागू होता है तब से प्रभावी होता है, लेकिन इस कानून को अतीत से प्रभावी बनाया गया है, जो दुनिया भर में कानून बनाने की स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन है। माननीय सभापति महोदय, इस बिल के संदर्भ में मेरी सबसे बड़ी चिंता फिस्कल फेडरलिज्म को लेकर है। यदि स्टेट्स की मिनरल राइट्स और मिनरल बियरिंग लैंड्स पर टैक्सेस और लेवीज लगाने की शक्ति को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है तो मिनरल रिच स्टेट्स के फिस्कल स्पेस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। क्या इन्वेस्टमेंट में सर्टेनिटी लाने के लिए स्टेट्स की फिस्कल ऑटोनॉमी को सीमित करना आवश्यक है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने स्टेट्स के मिनरल टैक्सेशन पावर को महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया था। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस बिल में कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म और अब स्टेट्स के लेजिटिमेट फिस्कल इंटरेस्ट की पूरी सुरक्षा हो। ये कानून झारखंड के लिए आर्थिक तबाही लेकर आया है। खनन विभाग को 2024 में 11,848 करोड़ और 2025 में 18,730 करोड़ का राजस्व मिला था। सिर्फ सेस से झारखंड को 2024 में 1,380 करोड़ और 2025 में 7,487 करोड़ मिले थे। अब राज्य सरकार की इस कमाई पर ग्रहण लग गया है। हमें लगता है ये फिर से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला ही एक तरीके का बिल है और कहा भी गया है कि इससे राज्य सरकार को नुकसान होगा, राज्य सरकार के आय में नुकसान होगा। तो निश्चित रूप से इसमें तो चर्चा होनी थी मगर चर्चा हो नहीं पाई, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पे भी नहीं भेजा गया है।
तो ये काफ़ी नुकसानदायक बिल रहेगा किसी भी राज्य सरकार के लिए, और खास करके झारखंड जैसे राज्य के लिए जो अधिकतर अपने आय में के लिए ऐसे मिनरल्स और कोल रॉयल्टीज पे ही डिपेंड करता है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का यह तुगलकी फरमान, जिस तरह से खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को बिना हाउस में चर्चा किए विपक्ष विरोध करते रह गया, उसके बावजूद भी अपने बहुमत के घमंड में चूर होकर के बहुमत के आंकड़े के आधार पर उस विधेयक को पारित किया गया है, जो एक चिंता का विषय है, खास करके हमारे राज्य के लिए, झारखंड के लिए। जो खनिज संपदा से जो रॉयल्टी आता है, उस रॉयल्टी से विकास का कार्य किया जाता है। लेकिन जिस तरह से यह तुगलकी फरमान किया है कि जो भी कर मेरा बकाया अगर केंद्र के पास है, वह भी कर अब हम नहीं वसूल पाएंगे। जो हमको लगभग 1.5 लाख करोड़ का जो कर का राशि बकाया था, अब वह भी इस विधेयक के आधार पर वसूल नहीं कर पाएंगे। अतिरिक्त नया कर भी हम नहीं वसूल कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर राज्य का विकास को रोकने का भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। जैसे झारखंड जैसे छोटे राज्य और गरीब राज्य के लिए हम क्या चीज़ में डिफेंड हैं? हम क्या करेंगे? हम क्या कल झाल बजाएंगे, क्या ताली बजाएंगे, केवल क्या? मतलब ऐसे लग रहा है कि ये लोग जो है कि अमृत पी करके आया होगा और अमित शाह जी और मोदी जी अजर अमर बन करके आए हैं। ये ऐसे कानून ना बनाया जाए कि राज्य की जो संप्रभुता है वही नष्ट हो जाए। राज्य की संप्रभुता को नष्ट नहीं करने दिया जा सकता है। अब मोनोपोली है, आपके पास में संख्या बल है, तो आपको जो इच्छा है वो करिए, और सबको देश हित में, राज्य हित में करिए। आज ये नौकरियां कितनी है अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे ये लोग? केंद्र ने रेलवे में कितनी नौकरी दी, आपको माइनिंग में कितनी नौकरी दी, बैंकिंग में कितनी नौकरी दी? कोई जवाब नहीं है आपके पास में। लेकिन माल को सबको आपको बटोरना है। विपक्ष का कहना है कि ये विधेयक संविधान में वर्णित राज्य सरकार के अधिकारों का उल्लंघन है। ये सुप्रीम कोर्ट के 2024 के उस फैसले का भी उल्लंघन है जिसमें राज्यों के खनिज अधिकारों और खनिज वाली जमीन पर टैक्स लगाने के अधिकार को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे टैक्स 1957 के खान और खनिज विकास और विनियमन विधेयक के तहत मिलने वाली रॉयल्टी से अलग है। दरअसल खान और खनिज विभाग और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत राज्य सरकारें न सिर्फ खनन का काम करने वाली कंपनियों से रॉयल्टी लेती हैं, बल्कि खनन कंपनियों पर टैक्स, सेस या दूसरे शुल्क भी लगाती हैं। इसका खनन उद्योग अरसे से विरोध करता आया है। उद्योग की शिकायत थी कि कई तरह के टैक्स की वजह से खनन उद्योग पर बहुत ज्यादा टैक्स का बोझ पड़ रहा है और ये काम मुनाफे का नहीं रह गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस कानून पर चर्चा के लिए सभी मंत्रियों के साथ आपात बैठक बुलाई है। नक्षत्र न्यूज के लिए राजेश कुमार के साथ कमल कुमार की रिपोर्ट। देखिए, तो अब केंद्र सरकार के पास संख्या बल है, वो कोई कानून बना सकती है कॉन्स्टिट्यूशनली दायरे में तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और इसी आधार पे नया कानून बनाया गया है। अब राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ये पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। झारखंड इससे अछूता नहीं है। अब झारखंड में नुकसान को लेकर चर्चा हो रही है। तमाम मंत्री जो है इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तानाशाही है, इस तरह से कानून अगर बनाए जाएंगे, लागू किए जाएंगे तो राज्य के अपने अधिकारों का क्या होगा। अब इसको समझ लेते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, परिचय करवा देते हैं। प्रदीप सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा विजय शंकर नायक जी कांग्रेस पार्टी से हैं। क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ आरजेडी से जुड़े हैं। प्रोफेसर रविशंकर मौर्य जी आजसू से जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत। और सबसे पहले प्रदीप जी, आप ही के पास जाएंगे। आप लोगों को झारखंड की चिंता नहीं है क्या? मतलब 22,000 करोड़ रुपए सीधा राज्य का नुकसान होगा, यहाँ के लोगों का नुकसान होगा। प्रदीप जी, ऑडियो देख लीजिएगा। प्रदीप जी शायद मेरे ख्याल से म्यूट है आपका। जी हाँ, बोलिए सर। मैं कह रहा था कि ये कानून जो है जो पारित हुआ आज राज्यसभा से, कल लोकसभा से, वो सिर्फ झारखंड के लिए तो ये कानून नहीं बनाया गया है। कानून बना है जिन राज्यों में माइनिंग होती है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, उड़ीसा में होता है, महाराष्ट्र में भी है, बंगाल में भी है।
तो सिर्फ झारखंड के संदर्भ में इसको अगर आप देखेंगे तो आप बेईमानी कर रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है जो खान और खनिज विनियमन विधेयक जो पारित किया गया है तो उसमें मैं समझता हूं कि इंडिया अलायंस के लोग अगर उनको ये लग रहा है कि नाइंसाफी हुई है राज्य के साथ, तो अन्य विधेयकों पर तो उनकी सामूहिक आवाज होती है, लेकिन इस विधेयक पर कुछ गिने चुने ही सांसद जो है वो बोले। तो निश्चित रूप में आप कह सकते हैं जो तथाकथित इंडिया अलायंस है उसमें एकजुटता की कमी दिखाई देती है। आप एफआरसीए पर मुखर हो सकते हैं, एफआरसीए को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पर भेजने के लिए सरकार को सहमत कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीजें मान लीजिए कोई सा कानून अगर राज्यों को प्रभावित कर रहा है, ये तो ऐसा नहीं है कि अचानक लाके टेबल कर दिया गया सदन पर, ये पहले सर्कुलेट किया गया होगा। और अगर अलायंस के जो लोग हैं आपस में सहमति ना बना पाए और बाद में अगर वो रोना रोए, आप समझ सकते हैं कि सिलेक्टिव रोना रोना है कि मतलब झारखंड को इतना नुकसान हो गया। और जीएसटी के समय भी ये लोग तो इसी तरह का रोना रो रहे थे, ठीक है, कि जीएसटी से राज्य के हितों के हित प्रभावित होंगे, उसके अलावा राजस्व प्रभावित होगा। तो सरकार ने उनकी बातें सुनी। अगर कोई डिमांड होगा जायज, कहीं पर लगेगा कि हाँ सही में इससे कुछ नुकसान होने जा रहा है, जिस तरह से जीएसटी में हुआ तो सरकार ने अगले 5 सालों तक क्षतिपूर्ति दी। आज तो जीएसटी का कलेक्शन झारखंड में जब वैट लागू था उससे तो कहीं ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए अधीर होकर किसी विषय पर तुरंत कूद पड़ना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और एक सवाल आपसे, सवाल नहीं कर रहा हूँ, बस एक बात कहना चाह रहा हूँ कि कौन सा ऐसा कानून जो वर्तमान सरकार है 12 वर्षों के शासनकाल में लाई हो और अपोनेंट ने उसका विरोध नहीं किया हो। तो आप किसी भी अपने सहयोगी जो कांग्रेस पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा से किसी से बैठे हो उनसे पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ विजय शंकर नायक जी भी हैं कांग्रेस पार्टी से। विजय शंकर जी देखिए, आज तो राधा कृष्ण किशोर जी का हम बयान सुन रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो आर्थिक झटका है, उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब इसका सीधे और तत्कालिक प्रभाव ये होगा कि हमारा 20,000 करोड़ रुपए नुकसान होने वाला है। इससे हो गया नुकसान। तो आपके सांसद महोदय वहाँ पे क्यों नहीं कह रहे थे सदन के अंदर जब चर्चा हो रही थी? देखिए, सदन में डिबेट हो ही रहा था, ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं कि सदन में हमारे सांसद भाग नहीं लिए। हमारे जो वित्त मंत्री है उन्होंने जो कहा कि हमारा 20,000 करोड़ रुपया इस विधेयक के आने से डूब गया, ये 100% सत्य है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी आज झारखंड ही नहीं, जितने भी खनिज संपदा से जो परिपूर्ण राज्य हैं उनको दोनों हाथ से लूटने का और अपने जो उनके संबंधित उद्योगपति घराना है उनका खजाना भरने का एक षड्यंत्र है। आप कह सकते हैं कि पावर को आज सेंट्रलाइज किया जा रहा है। ठीक है। झारखंड का जो सेस और रॉयल्टी का मामला है तो आप कह सकते हैं कि झारखंड का आधा से ज्यादा राजस्व खनिज और रॉयल्टी और सेस ही से प्राप्त होता है। ठीक है। और हम कह सकते हैं ये भी कि आज आपको जानकारी होनी चाहिए कि खनिज के कारण आज झारखंड को लाभ हो रहा था। आज हम समझिए कि घाटे में हम आज के बाद से हम जाना चालू करेंगे और यहाँ के लोग जो आज खनिज के कारण जो विस्थापन का शिकार हो रहे हैं, ठीक है, पर्यावरण क्षति हो रही है, विस्थापन में रोजगार हम खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको भी आपको देखना होगा ना। चलो ठीक है, ठीक है। हमारे साथ क्षितिज जी भी जुड़े हैं और प्रोफेसर रविशंकर मौर्य जी भी जुड़े हैं। क्षितिज जी सहमत हैं कि ठीक है संवैधानिक अधिकार है सरकार के पास, कानून बना सकती है, ये इसका तो आप विरोध नहीं करेंगे कि कानून क्यों बनाया है सरकार ने? देखिए, संवैधानिक अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन किसी का हक और अधिकार को छीन लेने का संवैधानिक आधार सरकार को नहीं है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आज आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सोच करके इस डिबेट को कीजिएगा, जादू घोड़ा के उस जगह को जाकर के देख करके डिबेट कीजिएगा।
कोयला खदानों से पीड़ित उन झरिया के लोगों को देखते हुए कीजिएगा, या फिर माइनिंग के कारण जो हमारे जनता जिससे कि दिक्कतें जिनको हो रही है उन सबको एक बार नजर दौड़ाइएगा और इसके बाद इस डिबेट को कीजिएगा। तब पता चलेगा कि इस योजनाओं ने हमारे राज्य से क्या छीन लिया है। केवल यही तक नहीं, हमारे कांग्रेस के साथी मिलता हमारे कांग्रेस कानून नहीं बनता तो क्या वो समस्या दूर हो जाती? नहीं, हमारे जो पैसे आते हैं उससे क्या उनको योजनाएं चलाई जाती तो उनको फायदा नहीं होता है? तो ये तो केंद्र सरकार भी योजना चलाती है, सबको फायदा होता है। केंद्र सरकार की केवल योजना, अब मैं उसी पे आ रहा हूं, केंद्र सरकार की योजनाओं पर ही आ सकता हूं। ये सरकार दोहरा मार हर चीज में हम राज्यों को दोहरा मार कैसे दे रही है ये देखिए। पहले जब मनरेगा था तो उसमें 80% से ज्यादा योगदान जो होता था केंद्र सरकार की होती थी, अब ये 60-40 पर ला करके खड़ा कर दिया। पहले ग्राम सड़क योजना के तहत सरकार 2000 किलोमीटर से ज्यादा में 80% से ज्यादा देती थी, अभी 60-40 पर ला करके कर दिया गया। प्रधान आयुष्मान योजना के तहत 60-40 का इसका रेशियो कर दिया गया है। एक तरफ सरकार की बर्डन आप बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ जहां से सरकार को कलेक्शन होता था, जहां से हम टैक्स वसूल करते थे, उसको भी सख्ती को आप खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो आप दो तरफा सरकार को, राज्य सरकारों को वो करने के बाद 1,36,000 करोड़ से ज्यादा, अब लगभग 1,40,000 करोड़ रुपया हो गया, उस पर भी ग्रहण ला करके लग गया है। अब जो हक के लिए लड़ाई लड़ी गई, राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जिसके लिए लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों तक वो लड़ाई नहीं लड़ सकी थी, हमारी सरकार ने लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई पर भी अब ग्रहण आकर के लग गया है। और हम इस काले कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। और प्रदीप जी ने कहा कि हमने कौन से कानून का हमने समर्थन किया था, हमने समर्थन किया था जो आपने लाया था महिला बिल को कि 2029 से महिला बिल लागू हो जाएगा और महिलाओं को आरक्षण मिलेगा 33%, उसमें भी ग्रहण लगा दिया आपने। आप हमें बता दीजिए कौन सा कानून मोदी जी लाए जो कि देश हित में था, जिसका हमें समर्थन करना चाहिए था। चलिए ठीक है, हमारे साथ रविशंकर मौर्य जी भी जुड़े हैं। रविशंकर जी, इस कानून से आप कितना नुकसान मानते हैं झारखंड को लेकर? क्योंकि हम लोग विशेष रूप से इसलिए चर्चा कर रहे हैं, झारखंड पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि देर शाम मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई, तमाम मंत्री में हड़कंप मच गया कि इस तरह के कानून से तो सीधा नुकसान होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, मीडिया में बाइट दी गई, तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या होने वाला है इससे? क्योंकि एक ये भी पॉइंट रखा गया है कि भाई जो पहला पैसा बाकी था वो भी अब अवैध हो गया, वो भी पैसा अब नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले तो दीपक जी आपको बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा मुद्दे पे हम लोगों को आमंत्रित किया है। लेकिन 2-3 चीजें को समझना है। केवल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ इस बात को ध्यान देना, झारखंड एक बहुत ही आयामी स्टेट है और आप इसको अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो केवल इसको केवल खनन स्टेट के रूप में ही देखा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे बगल में भी कई स्टेट हैं, यूपी है, बिहार है, जहाँ पे खनन की संभावनाएं हैं नहीं है, लेकिन वो भी अपने क्षेत्र का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें कि अगर केवल इस कानून के आने से झारखंड का विकास नहीं होगा और हम झारखंड का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे, ये गलत है। इससे पहले अभी हमारे बड़े भाई प्रदीप भैया कह रहे थे कि भाई इसी तरह का परिवेश, जब जीएसटी का कानून आया था तो इसी तरह की बातें विपक्ष के लोगों ने कही, लेकिन आज जब जीएसटी को अगर आप देखते हैं तो देश के अंदर में एक बड़ा आर्थिक सहयोग जीडीपी के रूप में आया। और ये पूर्व के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम में भी इस तरह की बातें होती थी कि अगर इस तरह कानून आएंगे तो इस देश के अंदर में विकास होगा। जब देखेंगे कि जब इस सरकार में आया तो फिर वो दोहरी बातें होने लगी। आज जब इसको देखेंगे, इस पूरे कानून को पढ़कर, तो सिर्फ इसलिए कि हम शेष नहीं देंगे, आप इसके पूरे मूलभूत कानून को पढ़ेंगे तो केवल ये शेष तक ही सीमित नहीं है, इसमें आर्थिक पूरे वैश्विक रूप से हम कैसे आयात को हम बहुआयामी बना पाएंगे, इस पे भी जोर दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है, विस्थापित लोगों की बातों पर जोर दिया गया है। इसमें कैसे हम खनिज और पट्टे के क्षेत्र में हम कैसे अपने आप को विकास कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। केवल ये आर्थिक शेष और इन चीजों तक सीमित नहीं है ये कानून।
तो मेरा मानना है कि इसको पहले समझना होगा, विपक्ष के लोगों को भी समझना होगा कि अगर किसी राज्य के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, केवल एक कानून के बन जाने से और हमारा स्टेट का डेवलपमेंट नहीं होगा, ये कहना गलत है। चलिए ठीक है, प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़े। प्रदीप जी, एक चीज़ हम और आपसे समझना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक फैसला दिया था, 9 जजों की पीठ ने यह फैसला दिया था, राज्यों के हक में फैसला दिया था कि भाई कर और से जो भी खनिज युक्त भूमि है, टैक्स लगाने की शक्ति है वो राज्य सरकार के पास रहेगा, और इसका तमाम राज्य सरकारों ने स्वागत भी किया। अब ऐसे फैसले आपको नहीं लगता कि कानूनी पचड़े में पड़ने वाला है आने वाले समय में? अगर मान लीजिए इस तरह की कोई बात होती है, कोर्ट में कोई जाएगा तो केंद्र सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। लेकिन दीपक जी, आपसे एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगा कि जो लोग आज राजस्व नुकसान की बात कर रहे हैं जी, क्या इलीगल माइनिंग जो बड़े पैमाने पर चल रहा है राज्य में, उससे राजस्व की क्षति नहीं होती है क्या? अब तो केंद्र सरकार की सख्ती के बाद जब CISF को सक्रिय किया गया, अधिकार दिए गए, उसके बाद जिस तरह से ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, खनिजों की जब्ती हो रही है, आर्थिक रिसोर्सेस पर उनके आप कहें कि रोक पैदा की जा रही है, तो ऐसे लोगों को अवैध खनन के नुकसान के अलावे जो खनन से जो पैसा मिलता है DMFT फंड में, उसका किस तरह से दुरुपयोग किया गया, अभी 6 वर्ष का आंकड़ा आप देख लेंगे तो समझ में आएगा कि बोकारो में हो चाहे फिर हजारीबाग में हो, जो खनन क्षेत्र की गतिविधियां जहाँ ज्यादा है, चाहे झरिया में हो, DMFT फंड का किस तरह से दुरुपयोग किया गया। तो राजस्व के किस तरह से दुरुपयोग और राजस्व का जो क्षति हो रहा है अवैध खनन से, उस पर एक कुछ नहीं बोलना चाहते। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि GST जब लागू किया गया तब भी राज्य सरकार की चिंताएं थी, और राज्य सरकारों की चिंता को केंद्र सरकार ने सुना, देखा, और समीक्षा के उपरांत जो है जो करना चाहिए था वो किया। और अब तो किसी राज्य को शिकायत भी नहीं है GST से। इसलिए कोई भी कानून जब पहली बार आता है, संशोधन के साथ आया है, तो उस पर शंका करने के बजाय एक बार केंद्र सरकार की नीयत पर, जब ये कोयला मंत्री कह रहे थे सदन में कि एक समान अगर मूल्य प्रणाली हो, कर प्रणाली हो, कोई उपकर लगाने का अधिकार राज्यों को अलग से ना हो, तो मैं समझता हूँ कि मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसका भी लाभ लोगों को मिलता है। अगर मान लीजिए झारखंड में अगर कर उपकर लगा के, सेस लगाकर अगर खनिज की कीमत ज्यादा हो जाए, तो व्यापारी तो किसी दूसरे राज्य में चला जाएगा, तो नुकसान तो इस राज्य को होगा ना। ठीक। तो अगर मान लीजिए कर की सीमा, कर जो है सभी राज्यों में एक समान हो, मूल्य एक समान हो, तो फिर क्वालिटी पर आता है। तो क्वालिटी अगर हम सर्विस बेटर देंगे तो निश्चित रूप से राजस्व भी बढ़ेगा। एक ओपन मार्केट में जो चुनौतियां हमारे समक्ष आती हैं कि मूल्य प्रतिस्पर्धी होना, साथ साथ क्वालिटी के स्तर पर खरा उतरना, तो वो चीजें जब होंगी तो मैं समझता हूँ कि ये सारी शंकाएं जो है निर्मूल साबित होंगी। और अभी क्षितिज मिश्रा और जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा कानून देश हित में लाया, तो 370 देश हित में था, लेकिन फिर भी इंडियन अलायंस ने विरोध किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 के बाद पहली बार इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया गया, उसमें भी विरोधी दल हमारे खिलाफ खड़े। ट्रिपल तलाक का मामला हो या फिर जैसा सुन लिया जाए, ठीक सुन लीजिए, चाहे वक्त में संशोधन का मामला हो, कभी तो विपक्ष हमारे साथ खड़ा नहीं रहा। और जहां तक प्रश्न है कि संख्या, आपने भी कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि संख्या बल के आधार पर हम जो चाहें कर ले, अगर वैसी नियत होती तो FCRA बिल आज JPC को नहीं जाती, तब भी हम संख्या बल का प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन जब विपक्ष जो है सदन में चर्चा ही नहीं करना चाह रहा हो, अन्य मुद्दों को 12 बिल पास हुए इस सत्र में, ठीक है, तो अधिकांश बिल तो बिना चर्चा के पारित हो गए। तो ये कहना कि झारखंड के संदर्भ में ही ये कानून बनाया गया, ये गलत है। ठीक है, केंद्र सरकार कोई भी कानून एक स्टेट को देखकर नहीं बनाती है। चलिए विजय शंकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और एक सवाल आपसे ये भी है कि जो 1,36,000 करोड़ की आप लोग लगातार मांग करते हैं, CM साहब पत्र भी लिखते हैं, अब तो वो गौण हो जाएगा, तो वो तो अब मिलने वाला है नहीं। ये मैं बता देना चाहता दीपक जी कि ये भारतीय जनता पार्टी 15 साल झारखंड में राज की, और 15 साल में झारखंड का इन्होंने क्या हाल किया, यहाँ के लोगों के साथ कितना न्याय किया, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके दुर्दशा से ही झारखंड की जनता ने इन्हें सत्ता से हटाने का काम किया। दूसरी बात, माननीय प्रदीप सिन्हा जी ने कहा कि खनन कंपनियों का जो शेष और उपकर लगाने से माने रेट बढ़ जाएगा,
तो मैं इस संदर्भ में बताना चाहता कि खनन कंपनियों का मुनाफा इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मगर झारखंड के गरीब आदिवासी जो दलित हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, वो खनन से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी चिंता इन्हें नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि ये खनन कंपनियों के समर्थन में ही ये कानून को लाया गया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये खनन कंपनियों के जो लोग हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, उनको ये समर्थन करना चाहते हैं और उनके माध्यम से ये कानून लाकर झारखंड ही नहीं, जो खनिज संपदा परिपूर्ण प्रदेश है, उसको लूटना चाहते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा जीएसटी का सवाल, तो जीएसटी आपको मैं बता देना चाहता कि जीएसटी में इन्होंने क्षतिपूर्ति का सवाल था, क्षतिपूर्ति इन्होंने 2022 में ही समाप्त करने का काम किया। जब तक जीएसटी व्यवस्था से राज्यों को होने वाला संरचनात्मक नुकसान का समाधान नहीं होता, तब तक राज्यों के लिए उचित क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि राज्य को केंद्रीय करों में जो 41% हिस्सा मिलता है, उसको 50% किया जाए। उपकर और अधिभार को भी राज्य के साथ साझा करने की व्यवस्था पर पुनर्विचार करें। झारखंड के लंबित खनन संबंधी जो बकाये का समयबद्ध भुगतान हो, खनिज संपदा वाले राज्यों के लिए विशेष वित्तीय क्षतिपूर्ति व्यवस्था की जाए। भुगतान की बात तो अब सर खत्म हो जाएगा ना इस कानून के बाद। नहीं, जो हमारा बकाया है, देखिए आपको मैं बता देना चाहता, 1,36,000 करोड़ जो बकाया है, ये कोई निजी कंपनियों का नहीं है, ये हमारे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ऊपर हमारा ये बकाया है। लेकिन अब इस कानून और केंद्र चाहती है, क्योंकि वो भूमि का भी पैसा है और भी शेष का पैसा है। हाँ, तो केंद्र चाह रही है ना कि झारखंड गरीब राज्य ही बना रहे और यहाँ के लोग गरीबी से उन्नयन नहीं हो सके, यहाँ के लोग पर्यावरण प्रदूषित हो के। आपको मैं बता देना चाहता दीपक जी कि झारखंड में 70% महिलाएं हमारी एनीमिया के शिकार हैं। तो ये ठीक कौन करेगा? आपकी तो में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमारा है, तो केंद्र भी हमें मदद करना चाहिए ना। केंद्र को केंद्र भी हमें मदद करेगा तभी ना। तो केंद्र राज्य सरकार के पास कोई आंतरिक संसाधन तो है नहीं। एक लाइन में मैं बता देता हूँ, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना। बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे कोई खनिज संसाधन नहीं है, वो तो डेवलप हो रहा है, बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहा है। अगर झारखंड में नहीं मिल रहा है या वैसा कोई कानून बन गया तो मतलब झारखंड का विकास नहीं होगा। नहीं, देखिए जो हमारा आंतरिक संसाधन है उससे तो हम विकास कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र के भरोसे ही हम विकास करने का काम कर रहे हैं। जो हमारा आंतरिक संसाधन है उसके माध्यम से विकास कर रहे हैं। मगर केंद्र अगर हमें पैसा देगा तो हम विकास की गति को हम और तेजी से बढ़ाने का काम करेंगे और झारखंड के गरीबों और खासकर दलित आदिवासी मूलवासियों के हितों को हम और उन्नयन करने का काम करेंगे। ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम जो और भी पैनलिस्ट हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हम चर्चा करें टू द पॉइंट में, कानून बदल गया है, इसका नुकसान कितना हुआ है, अब इस पे बीजेपी का क्या कुछ कहना, आपको सुनवाते हैं। खनिज को लेकर के जिस प्रकार से वैश्विक प्रतिस्पर्धा चल रही है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के हिसाब से जिसको जहाँ से सस्ता खनिज मिलेगा वो वहाँ से सस्ता खनिज मंगाएगा। अभी जो झारखंड की इंडस्ट्री है या देश की बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो बाहर से कोयले को इंपोर्ट कर रही है, खनिज को इंपोर्ट कर रही है। कंपटीशन होने के कारण उनको सस्ता पड़ रहा है तो वहाँ से मंगा रहे हैं। और जो असमानता बनी हुई थी राज्यों के अलग अलग सेस लगाने के कारण, उसको समाप्त करने का काम किया है। अभी के समय में जब शेष समाप्त हो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से जो झारखंड की खनिज संपदा वो सस्ती होगी और जब सस्ती होगी तो झारखंड के जो इंडस्ट्री हैं, जो यहाँ पर इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए हैं, वो स्वाभाविक रूप से जो झारखंड के कोयले निकलते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। तो जब खनिज यहाँ का सस्ता होगा तो एक्सपोर्ट भी होगा और जब एक्सपोर्ट होगा तो देश को डॉलर भी आएगा। और जब हम इम्पोर्ट कम करेंगे
स्वाभाविक रूप से जब यहाँ के इंडस्ट्री यहाँ के लोकल खनिज को इस्तेमाल करने लगेंगे, लोकल कोयले को इस्तेमाल करने लगेंगे, लोकल आयरन और मैग्नीज को इस्तेमाल करने लगेंगे, तो स्वाभाविक रूप से बाहर से इंपोर्ट कम होगा और हम इंपोर्ट जब करते हैं तो बड़ी मात्रा में हमारा डॉलर का खपत होता है। तो बहुत ही सकारात्मक और सराहनीय कदम है केंद्र सरकार का। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। रविशंकर मौर्य जी आजसू से जुड़े हैं, वो कुछ कहना चाह रहे थे। रविशंकर जी, रविशंकर जी को जोड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट हम पढ़ के अपने दर्शकों को सुना देते हैं। आपको रोकना चाह रहे हैं रविशंकर जी। हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया है, वो बेहद महत्वपूर्ण है और इसी मुद्दों को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। एक बार आप भी सुन लीजिएगा प्रदीप जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जल्दबाजी में ये कानून पारित कर दिया गया है, जिससे केंद्र सरकार ने झारखंड के हाथ पैरों को काटने का काम किया। ये कहना है हेमंत सोरेन जी का। वो कह रहे हैं ये काला बिल झारखंड और झारखंडियों के साथ अन्याय है, उनके विकास और भविष्य पर बड़ा कुठाराघात किया गया है। झारखंड के साथ ये सौतेला व्यवहार है जिसे झारखंड की जनता नहीं सहने वाली है। वो आगे जो लिखते हैं कि झारखंड में करोड़ों लोगों के सामाजिक सुरक्षा और जैसे मैया योजना, अबुआ आवास योजना, ऐसी चीज़ें अब बंद हो सकती है। देखिए वो इस चीज़ के भी आप ही के ऊपर कंधों पे डाल रहे हैं रविशंकर जी, आप ही के सहयोगी की सरकार चल रही है। अब जवाब दे दीजिए। ये तो पहले ही पल्ला झाड़ लिए कि देखिए सारी योजनाएं बंद हो जाएगी इसके वजह से। विलन के रूप में बीजेपी और आजसू को पेश कर दिया इन्होंने अपने ट्वीट में। रविशंकर जी, हमारे कांग्रेस के प्रमुख जी, तो आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल, बोलिए सर। मैं बोल रहा हूँ हमारे कांग्रेस के विजय कि भाई इस राज्य के अंदर में बहुत लंबे समय तक बीजेपी ने यहाँ किया या जिन सहयोगी ने किया, लेकिन मैं इससे मैं इस डिबेट में एक मुद्दे पे जरूर आऊंगा कि जब इस राज्य का गठन हुआ, गठबंधन की सरकारें चलते रही, पूर्ण रूपेण सरकार रघुवर जी की आई थी और उसके बाद माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार आई। आप देखेंगे कि जितना डेवलपमेंट 5 साल में रघुवर जी के कार्यकाल में हुआ था, पिछले 7 सालों में नहीं हो पाया। अब मैं एक बात इंगित करूं, आप देखें बालू स्टेट गवर्नमेंट में पिछले 6-7 सालों से इन्होंने अभी हाल में जाकर के 7 वर्षों के बाद इन्होंने अभी बहुत सारे नदियों का इन्होंने बहुत किया है, पट्टा लिया है। लेकिन आप जरा गौर से देखेंगे, जिस समय भारतीय जनता पार्टी और आजसू की सरकार थी और हम जब वहां से 2019 में उतरे तो एक ट्रैक्टर की बालू की कीमत जहां 1200 से 1500 थी, आज 100 CFT बालू की कीमत 6000 है। उसका कारण यह है कि सरकार की नीति खनन में इस स्टेट में सही नहीं थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि वो उसका नुकसान किसको हुआ कि गांव के लोग एक कमरे का निर्माण नहीं करते, या गांव के लोग अपने घर नहीं बनाते, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद हुआ और गांव के लोग आज एक कमरा 2 कमरा बनाने के लिए भी तरस रहे हैं। आज सही से एक बात नहीं मिल रहा है। इससे क्या हुआ? मुक्ति मोर्चा और इनके सरकार के कार्यकर्ताओं को फायदा हुआ। उन्होंने गांव से इनका आप जाके हकीकत पता कर लीजिए कि गांव के अंदर बालू कौन बेच रहे हैं आप अवैध रूप से, तो आपको मालूम चलेगा कि अगर पॉलिसी नहीं बनने की वजह से इस तरह से अगर कोई अच्छी पॉलिसी आती है तो सिर्फ ये रोना किसी भी के लिए कि हम उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब जरा गौर से देखिए, केवल आप उद्योगपतियों को कैसे कर सकते हैं? किसी भी उद्योग, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई किसी भी उद्योग लगाने के लिए, किसी भी स्टील प्लांट को लगाने के लिए, टाटा स्टील अगर जमशेदपुर में लगी थी तो उसका एक कारण यह था कि यहाँ पे उसके लिए उचित पानी था, उसके लिए उचित मिनरल्स थे यहाँ पे। लेकिन अगर उचित मिनरल्स नहीं मिलने की वजह से कई कंपनियां यहाँ बंद हुई। आप हेमंत सरकार जाती है विदेशों में जाकर के फैक्ट्रियों को, यहाँ जिंदल जैसी कंपनियों को यहाँ प्रोत्साहित करती है कि आप स्टेट में आइए, हम आपको एक उचित माहौल देंगे, लैंड देंगे, यहाँ आपको मिनरल्स की सुविधा देंगे, सारी सुविधा देंगे। उसके बावजूद भी बड़ी कंपनियां आज आने के लिए तरस रही है। कारण यह है तो क्या सरकार की जो उद्योग नीति है, जो खनिज नीति है, वो स्पष्ट नहीं है। इसका उदाहरण देखिए, बगल में बंगाल के पास मिनरल्स था, आज अच्छी पॉलिसी नहीं हो जाने की वजह से, वहां के शोषण की वजह से कई बड़ी फैक्ट्रियों ने वहां पर बाहर किया, जिसका नतीजा बंगाल की जनता को झेलना पड़ा। और नतीजा यह हुआ कि वहां पे फैक्ट्री, क्या केवल फैक्ट्री लगने से केवल उद्योग खड़ा होता है क्या? यहाँ के लोगों को फायदा नहीं होता, उनको रोजगार नहीं मिलता क्या? वो भी देखना होगा, इसमें भी विचार करना होगा। चलिए ठीक है, प्रदीप जी जवाब दे दीजिए। हेमंत सोरेन ने जो ट्वीट किया है, सारा दारोमदार आप ही लोगों के कंधों पे फेंक दिया गया है,
कैसे आप संभालेंगे? वो तो आंदोलन की अपील कर दी है कि जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, पंचायत मुख्यालय, गांव में भी अब आंदोलन होगा। ये बिल को वापस लिया जाए, कानून को। देखिए, एक आंदोलन तो चल ही रहा है छात्रों का, वो आंदोलन उनसे संभल नहीं रहा है। और जहां तक प्रश्न है हेमंत सोरेन जी का, जो कह रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं प्रभावित होंगी, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता प्रभावित नहीं, वो कह रहे हैं कि बंद हो जाएगा। मतलब अगर सरकार को लग रहा है कि भाई ये तो गले में फंस गया है हड्डी कांटा, तो आप ही के बहाने निकाल लिया जाएगा वो। और विजय शंकर नायक जी भी कह रहे थे कि दलितों और शोषितों, दलित और आदिवासियों का बड़ा उत्पीड़न होता है। तो अवैध खनन जहां होता है विजय शंकर जी, वहां तो कितने दलित और आदिवासी दब के मर गए। कभी उनके बारे आपके मुंह से एक शब्द निकला क्या? अवैध खनन जिस तरह से निर्बाध गति से चल रही है इस राज्य में, उससे रॉयल्टी का नुकसान नहीं हो रहा है क्या? राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा है? सरकार का ध्यान उधर नहीं है, क्योंकि सरकार संरक्षित वो सारा मिनरल्स का खेल जो चल रहा है। अभी आजसू के प्रवक्ता कह रहे थे कि एक उदाहरण उन्होंने दिया बालू की कीमत का। तो क्या बिहार से झारखंड के जो सटे हुए जिले हैं वहां बालू नहीं आती है क्या? बिल्कुल, क्योंकि वहां बिहार से जो बालू आ रहा है वो झारखंड की कीमत से कम है। तो इसीलिए जो संशोधन किया गया है विधेयक में, अगर मान लीजिए मूल्य जो है समान स्तर पर सभी राज्यों में होगा तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और क्वालिटी का स्तर पर आप मार्केट में अपना आधिपत्य जमा सकते हैं। अगर मूल्यों में असमानता होगी, दीपक जी बोल रहे हैं, हाँ बोले, मूल्यों में असमानता होगी तो मैं समझता हूँ कि अगर मूल्य इस स्तर तक चले जाएंगे कि उससे अच्छा क्वालिटी अगर विदेशों से मिल रहा हो तो फिर कोई उद्योगपति जो है वो आयात करेगा। तो अगर आयात होगा तो उसका बोझ किस पर आएगा? भारत सरकार पर नहीं आएगा क्या? बिल्कुल। तो इसीलिए समझने की आवश्यकता है कि कहीं मान लीजिए कोई अगर आपको लगे संचालन प्रक्रिया में कहीं दिक्कत हो या फिर राजस्व में कहीं कोई क्षति हो रही हो, तो आप ये बात केंद्र के पास रख सकते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन का इस तरह से धमकी भरे अंदाज में कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। बातचीत का रास्ता पहले होना चाहिए और आंदोलन का रास्ता जो होता है वो अंतिम हथियार होता है। लेकिन शुरू में ही आप हथियार चमकाना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर इस गिरक भपकी से कोई डरने वाला नहीं है। चले विजय शंकर जी जवाब दीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारा बारे में अब माननीय बैठे रह गए हम। दीपक जी आपको बता देना चाहते हैं, इन्होंने कहा कि हमने बहुत जनहित के कानून लाए या जनहित के कानून बनाए। इन्होंने दिया 370 वक्फ और क्या क्या, हम तो नहीं ध्यान दिए इनके बातों पर, मगर मैं बताना चाहता कि कांग्रेस ने जनहित के कानून कौन कौन से बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बनाए गए योजनाओं का सिर्फ नाम बदलना चाहती। मैं बताना चाहता कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारत में सूचना अधिकार कानून लाकर भारत की जनता को अधिकार युक्त बनाकर उसके संवैधानिक अधिकार को मजबूत करने का काम किया, जो जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। दूसरा, हमने शिक्षा अधिकार कानून बनाया। हम लोगों ने शिक्षा में हमारे दलित, आदिवासी, ओबीसी एवं अन्य समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको 25% सभी निजी प्राइवेट विद्यालयों में भी हमने आरक्षण देकर शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का काम किया। हमने खाद्य सुरक्षा कानून FRA बनाया ताकि कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरे। ठीक है। दूसरी बात है कि हम लोगों ने मनरेगा लाने का काम किया, जो इन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया। बी राम जी मनरेगा। सर तो मनरेगा में जी भी राम जी क्या है नाम भी। चलिए ठीक है, ठीक है। क्षितिज जी 60-40 का इन्होंने स्टेट को जी। मनरेगा में कितना भ्रष्टाचार है मुझे लगता है हर कोई व्यक्ति जानता है, और किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है निचले ग्राउंड पे। गांव में 100 लेबर कार्ड लेके और पैसा निकलवा दूसरी बात ये 200 100 रुपए दे दीपक जी, बायोमेट्रिक नहीं, कोई जांच नहीं। दीपक जी दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमारे छात्र हड़ताल पे है, जो हेमंत सोरेन सरकार से संभला नहीं जा रहा है। तो ये क्या दूध के धुले हुए हैं? ठीक है।
बाबूलाल मरांडी जी के कार्यकाल में, अर्जुन मुंडा जी के कार्यकाल में क्या जेपीएससी में घोटाले नहीं इन्होंने करने का काम किया? भ्रष्टाचार का बीज भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में बोने का काम किया है। और मैं बताना चाहता कि इस कानून से हम लोग विरोध करते हैं। खनिज झारखंड का, कोयला झारखंड का, लौह अयस्क झारखंड का, जमीन झारखंड का, पर्यावरण नुकसान झारखंड का, विस्थापन का दर्द झारखंड का, लेकिन राजस्व का अधिकार भी केंद्र तय करेगा, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और हम लोग इसको कड़े रूप से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग इसका विरोध करेंगे। चलिए ठीक है, क्षेत्र जी जवाब दे दीजिए। देखिए, हमारे दोनों प्रवक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार से ये कानून राज्य के लिए और देश के लिए एकदम कल्याणकारी योजना है। इससे बहुत बड़ा क्रांति आएगा, देश पूरा आगे बढ़ जाएगा। हमको लगता है विश्व का सबसे पहला नंबर पे 1 पे आएगा। जब इतना कल्याणकारी था तो जो मिनरल वाले राज्यों थे उनको बुला करके पहले बैठक क्यों नहीं किया गया कि हम ऐसा ऐसा कानून लाना चाहते हैं, इससे आपसे ये फायदा होगा। रात के अंधेरे में छुपा करके ये कानून क्यों लाया गया? लास्ट में आप पहले बात किए रहते, आप सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक किए रहते, इसके बाद जाकर के कानून लाए रहते। जब इतना कल्याणकारी और इतना बढ़िया कानून आप लेकर के आए हुए थे तब तो। और ये मेरे भाई अभी एक जबरदस्त वो की उदाहरण दिए, उन्होंने कहा कि बिहार का भी विकास हो रहा है जहां मिनरल्स नहीं है। आजसू पार्टी अगर चाहेगी तो सामाजिक संस्था बन करके भी वो भलाई कर सकती है। आप छोड़ दीजिए चुनाव लड़ना। अरे जो हमारी योग्यता है, जो हमारे यहाँ है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या? और क्यों नहीं करेंगे हम आंदोलन? यदि आप हमारे रॉयल्टी के पैसे को रोकेंगे, यदि हमारे आप टैक्स के पैसे को रोकेंगे, यदि हमारी योजनाओं के पैसे आप रोकेंगे, हर जगह से दोहरा रवैया करेंगे और जहां से हमारा पैसा आता था उसी को आप रोकने का के लिए कानून बना देंगे, तब जाकर के हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और फिर दोहरा दे रहे हैं, झारखंड से एक ढेला कोयला नहीं उठने देंगे। यदि केंद्र सरकार ऐसी तुगलकी फरमान लेकर के आएगी तो उनको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। तो ये कह रहे थे देश के कानून का विरोध करेंगे, कानून का बिल्कुल विरोध करेंगे। जो कानून, जो संविधान बना है, संवैधानिक कानून हो, यह हमारा, यही संविधान हमें अधिकार देता है हम इसका विरोध करने का। यही संविधान हमको अधिकार देता है। यदि आज हम अपने अधिकारों का यूज नहीं किए रहते ना, तो वो 3 काले कानून हमारे सर पर मंडरा रहे होते। यदि हम वो नहीं किए रहते ना, तो आज भी बहुत सारे कानून जो काले इन्होंने थोपे थे वो सारे हमारे सर पे मंडरा रहे होते और ये लोग उसको हमारे सर पे थोपे हुए रहते। ऐसे कानून, ये कह रहे थे कि रघुवर दास जी के कार्यकाल में विकास हुआ। हाँ, विकास हुआ, बिल्कुल विकास हुआ। विकास ये हुआ कि इनके नेता के भाई डीएसपी बन गए, विकास ये हुआ। और ये कहते हैं हमारे यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ हमारे कार्यकाल में। हमें लगता है कि सीरम टोली फ्लाईओवर रघुवर दास जी ने बना दिया है। बाकी जो फ्लाईओवर था वो सब भी हमको लगता है रघुवर दास जी बनाए थे। और झारखंड में मैं जब घर से बाहर निकलता था तो चकाचक एकदम रोड दिखता था, सब कुछ दिखता था। और स्मार्ट सिटी में पहला नंबर पर झारखंड था और पूरे राज्य में सब चीज में पहला नंबर पे रघुवर दास जी दे दिए थे। और कोई कहां दे पाया कुछ। हम फिर कहना चाहेंगे, जो हमारे जहां से हमने आपको बताया कि किस प्रकार से ये सरकार पहले राज्यों पे अतिरिक्त वोट डालती थी। और दीपक जी, आप भी बहुत सुंदर डिफेंड कर रहे थे कि नहीं, मैं बता रहा हूं, आप एक तथ्य दिए थे कि मनरेगा में बहुत ज्यादा घोटाला होते थे। तो पहली बार सुन रहा हूं कि कहीं घोटाला होता है तो नाम बदल दिया जाता है। अब राम जी के नाम पे घोटाला होगा। नहीं, अब राम जी के नाम पे घोटाला होगा। मैं करेक्ट कर देता हूं चित्त जी, बिल्कुल। नाम बदलने से घोटाला नहीं रुकेगा। अब जो मजदूरों के नाम से पैसा निकाला जाएगा उनका बायोमेट्रिक लगेगा। अब मैं आपको बायोमेट्रिक का एक कहानी सुना दे रहा हूं। ये जो पीएम कौशल विकास योजना, उसमें 94.5% घोटाले हुए हैं। पहला ये घोटाला है जिसमें 94.5% घोटाले हैं। तो ये वहां भी बैंक खाते खुलाए थे, फर्जी खाते खुलवा दिए गए थे। तो आप घोटालों को आप मनरेगा पे ही संशोधन करते, वहां पे ही बायोमेट्रिक लाते। आप नाम क्यों बदलने का? मैं वही कह रहा हूं, सिस्टम बदलिए। नाम क्यों बदलना चाह रहे हैं आप? नाम बदल करके क्यों बताना चाह रहे हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, ये काला कानून है और इस कानून का झारखंड में हम सब राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन इसका घोर निंदा करता है, इसका विरोध करता है।
सड़क से सदन तक कोयला हमारा, खनन हमारा, दाम तुम्हारा नहीं। चलिए कह रहे थे कि गुणवत्ता, हम कह रहे हैं कि आप बताइए कि लुई फिलिप्स आप बताइए कि कोई ब्रांडेड कपड़ा है और कोई नॉर्मल कपड़ा, दोनों का दाम एक कर दीजिएगा क्या? तो क्या करेगा लोग कि वो वाला कपड़ा खरीद लेगा, कपड़ा ज्यादा बिकने लगेगा, नुकसान होगा कि नहीं होगा? हमारा कोयला की गुणवत्ता को देखिए, उस आधार पर हम बेच रहे थे और कोयला बिक रहा था, तब जाकर के हमको टैक्स कलेक्शन हो रहा था। आप उद्योगपतियों को फायदा दिलाने के लिए ये ऊल जलूल कानून बना करके आप राज्यों को परेशान करना चाहते हैं। एक तरफ आप उनकी योजनाओं में उनके अंशदान को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके जो टैक्स आते हैं उसको आप सीमा में रखना चाहते हैं, उसको कम कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, हम इसका घोर विरोध करेंगे। चलिए ठीक है। रविशंकर मौर्य जी जवाब दीजिए, क्योंकि अब तो ये लोग आंदोलन के मूड में है और मेरे ख्याल से आंदोलन हुआ तो फिर दो आंदोलन झारखंड में चलता रहेगा। एक तरफ छात्र जो राज्य सरकार के खिलाफ और राज्य सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ। झारखंड आंदोलन की ओर ही रहेगा या व्यवस्थित भी चीजें होगी यहाँ पे? ये आंदोलन वहां करेंगे जहां लोगों को गुमराह करना हो। आप जरा गौर से देखेंगे, छात्रों के आंदोलन में राहुल जी नहीं दिखाई देंगे, इनके नेता तेजस्वी यादव नहीं दिखाई देंगे झारखंड में, क्योंकि वो मुद्दे इनके नहीं है। पहले सुन लीजिए, झारखंड में तो सर झारखंड में सत्ता में हो, सीएम को फोन लगाएंगे, कहेंगे कि मामला सॉर्ट आउट कीजिए। ये नेता का नाम तो लेते हैं, लेकिन कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता महोदय अपने कांग्रेस के वित्त मंत्री का नाम वो नहीं लेते, वो छोड़ दीजिए। अरे जैसा खाया धन वैसा हुआ, मन थे उस समय जदयू में सब कर रहा था, करा लिया। क्या भाग है वो मत बोलिए, पहले आप इस कानून पे आइए। बहुत हमारे कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, आप देखिए नहीं बताएंगे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कहा कि रघुवरदास जी के कार्यकाल में काफी विकास हुआ। यही झारखंड की धरती ने देखा ना, हाथी उड़ाने का काम किए थे इन्होंने। कितना उद्योग झारखंड में इन्होंने लगाने का काम किया। ठीक है, ठीक है। को भगवान उतारा गया, दुनिया भर का MOU कराए, कितना उद्योग इन्होंने लगाने का काम किया। बोलिए रविशंकर जी, बोलिए। झारखंड के निर्माण के समय से 15 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को नाश करने का ठीक है। रविशंकर जी बोलिए। और मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता माननीय दीपक जी कि झारखंड ने देश को कोयला दिया, लौह अशक्त दिया, बिजली और उद्योग दर्जा दी। अब झारखंड अपने अधिकार का हिसाब मांग रहा है। हम केंद्र की कृपा नहीं, ठीक है। हम अपने खनिज, अपने राज्यों से अपने संवैधानिक अधिकार का न्याय चाहिए। मेरा एक सवाल, इस आर्थिक न्याय और मजबूत संघीय ढांचा की लड़ाई झारखंड की जनता के साथ मजबूती से लड़ाई। 10 सेकंड में अपना एक सवाल जोड़ देना चाहता हूं। सवाल जोड़ दीजिए बस मैं जोड़ना चाहता हूं कि हमारे रविशंकर भाई और भारतीय जनता क्या बोलेगा 15 साल से तो सत्ता का दलाली मेरा ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों मिलकर के आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी को खोज रहे हैं। इसका मतलब ये मान रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के ही नेता बच गए हैं, जिसको जनता को पे जिसका भरोसा है, जिसपे जनता भरोसा करती है। इन लोगों, मोदी जी को तो जनता नहीं बुला रहा है। प्रदीप जी जवाब दे दीजिए सर, आखिरी रिएक्शन, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। प्रदीप जी, हम लोग छात्रों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। ना प्रदीप जी जवाब दे दीजिए आप। जी, डिबेट शालीनता से अच्छा लगता है जब आजसू के प्रवक्ता का अपने नाम पुकारा, तो बाकी लोगों को खुद नहीं पकड़ना चाहिए। किसी को बोलने दीजिए। आपके बारे में कोई टोका टोकी नहीं कर रहा है, फिर आप क्यों टोकते? नहीं बोलिए ना भाई। अब जहां तक प्रश्न है अभी, बोलेंगे तो विरोध तो होगा ही। अरे भाई सुन तो लो, अपनी बारे में बोलना के लिए थोड़ी बैठे हैं। प्रदीप जी बोलिए ना, सुनाइए। आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे बहुत दावे के साथ कि हम इंडिया अलायंस के लोग इस कानून को मानेंगे नहीं, विरोध करेंगे। अरे भाई, जहां संसद में चर्चा होनी थी वहां तो विरोध कर नहीं पाए, एकजुट हो नहीं पाए। चर्चा के लिए समय कितना दिया गया था, वहां नहीं विरोध कर पाए, वहां तो एकजुट हो नहीं पाए। इन्होंने कहा बहुत दावे के साथ, इन्होंने बहुत दावे के साथ कहा कि एक ढेला हम बाहर नहीं जाने देंगे। अरे यही चीज तो आप कह देते कम से कम उन
जो काला बाजारी है, जो अवैध माइनिंग करके बाहर ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ बोल दीजिए। उसको अवैध खनन को रोकने का जिम्मेदारी इनकी है। वहाँ सीलिंग सील सही से नहीं कर पाए। ठीक है, आप लोग सील नहीं कर पा रहे थे। क्या करती है बीसीसीएल के उससे पूछा गया था सवाल, एक बच्ची पूछ रही थी, जवाब नहीं दे पाए थे। कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, जिनका इतिहास रहा है कि काला बाजारियों आप मत गिनाइए इतिहास। आपका वर्तमान गिना देंगे तो आपको डर लगने लगेगा। भारतीय जनता पार्टी अपना इतिहास देखने का काम करे। आपका वर्तमान में क्या करना है? 15 साल तक जनता को ठगने का काम किया, भरमाने का काम किया, में दिखाई दे रही है, समझ में आता है। इसी के चलते आप तो सत्ता से बाहर हैं। कहाँ दबाई गई है और दर्द कहाँ हो रहा है। भविष्य में भी आप सत्ता में मुंगेरी लाल के हसीन सपनों ही रह जाएंगे। शंकर जी आपको बता, आपको जवाब दे दूं विजय दीपक जी? एक मिनट सर अब समय नहीं है। प्रदीप जी माफी चाहते हैं आपसे। नहीं चलेगा। प्रदीप जी अब माफी चाहते हैं आप चारों से। अब समय इतना इजाजत देता है, शुक्रिया सर माफी चाहते हैं आप चारों का, शुक्रिया और टू द पॉइंट में अपना समय देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब केंद्र सरकार ने नियम बना दिया। हेमंत सोरेन ने चेतावनी दी है कि अब हर जगह पे आंदोलन होगा, इंतजार करना होगा आने वाले समय में क्या कुछ सरकार का स्टेप देखने को मिलता है। टू द पॉइंट में अभी बस इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।